Hello everyone, welcome to my channel. My name is C.S. Poonam Tamar Yadav, Qualified Company Secretary. I'm an expert in general and commercial laws matter. Now we will discuss about RTI Act 2005. आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके अधिकारों की बात करता है. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि एक आम इंसान जो रोज़ किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्लॉइट फील करता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि वो कहाँ जाए, तो ये जो एक्ट है आज हम इसके बारे में बात करेंगे. हम इसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, एज वेल एज इसके साथ मैं आपको केस लॉज बताऊंगी जो ये बताएंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से नोटिफिकेशंस या ऑर्डर्स इशू किए हैं जो आपके फेवर में है. ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि किसी भी एक्ट को जब बनाया जाता है तो उसके बनाने का तरीका क्या होता है. ठीक है, तो इस एक्ट की जो शुरुआत है वो हुई थी 2005 में ये एक्ट बना है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो अरुणा ने की थी और उन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट देता है सिटीजन्स को. क्या? फंडामेंटल राइट्स. आपने सुना होगा इसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स. अब फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है दैट इज़ 19.1 जो ये कहता है कि हर व्यक्ति को बोलने का यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट है. ठीक, लेकिन इसके साथ एक थोड़ी सी इशू ये है कि आप बोल तब पाते हो जब आपको कुछ पता होता है. ठीक है, तो इसी को बेस बनाकर इस एक्ट को बनाया गया था. ठीक है, कैसे? जब इसके लिए बहुत सारे लोगों ने स्पेशली अरुणा रॉय ने इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए और ये कहा कि बोलने से पहले जानना ज़रूरी है, तो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस चीज़ पे बेस्ड है? फंडामेंटल राइट्स पे. तो एक तरीके से ये जो आपका एक्ट है ये क्या है? राइट बेस्ड एक्ट है. ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है पूरी तरीके से. ठीक है, अब जो इसमें दूसरी बात है वो ये कि ये कब आया था. ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए जो डेट रहती हैं वो दो रहती हैं, एक इनैक्टमेंट डेट और दूसरी एनफोर्समेंट डेट. ठीक है, तो इसे जो इनैक्टमेंट किया गया था वो था 15 जून 2005 को. ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल कब से हुआ? जनरली क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को बना देते हैं तो उसको एप्लीकेबल करने में थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी थी वो शुरू हुई 12 अक्टूबर 2005 से. ठीक है, तो आपको अगर ये एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे इनैक्टमेंट डेट पूछी जा रही है या एनफोर्समेंट डेट पूछी जा रही है. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 15 जून 2005 इज़ द इनैक्टमेंट डेट एंड एनफोर्समेंट डेट इज़ 12 अक्टूबर 2005. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? ठीक है, तो बेसिकली ये होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है. अब आप कहोगे कि क्या ये होल ऑफ इंडिया शुरू से था? तो नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 की वजह से JNK पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होते जब तक कि वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्रूव ना कर दे. ठीक है, सेम इस एक्ट के साथ था. जब ये एक्ट आया था ये JNK पे एप्लीकेबल नहीं होता था, बट अब चूँकि आर्टिकल 370 हट चुका है तो अब RTI एक्ट अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये दो बातें हो गई क्लियर. अब बात आती है कि इसे लाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था. ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की. देखिए, हम सभी जानते हैं और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बहुत बुरा फील करते हैं कि हमारा पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं और हमें नहीं पता होता कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है. ठीक है, हम इतना टैक्स देते हैं या हम अभी आपने PM केयर फंड और इस सारी चीज़ों में डोनेशंस वगैरह देते हैं. इस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट कैसे करती है या फिर पब्लिक अथॉरिटी कैसे करती है, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है. ठीक है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट में हमारा भरोसा बना रहे, ये एक्ट लाया गया था ताकि हम उनसे पूछ सकें कि आप बताइए आपने हमारा पैसा कैसे इस्तेमाल किया. ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना गवर्नमेंट के साथ. ठीक है, एक आम सिटीजन को ऐसा लगना चाहिए
कि गवर्नमेंट हमारे पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है, और अगर उसे कहीं लगता है कि कुछ डाउटफुल है तो वो सवाल कर सकता है। ठीक है, नाउ अब हम इसकी एक दो डेफिनेशंस पे जाएंगे। तो पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, अब पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही वो अथॉरिटी है जिससे हम इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है, तो लॉ कभी सीधी बात नहीं करता, इसीलिए घुमा फिरा के बात की है। क्या उसने ये नहीं बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन या ये, उसने बता दिया इस कैटेगरी में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, जो भी इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, वो क्या कहलाएंगी? बोर्ड कॉर्पोरेट पब्लिक अथॉरिटीज। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक, क्या लिखा है? एनी अथॉरिटी और बॉडी, देखिए ऑब्लिक लगा हुआ है, एनी अथॉरिटी और बॉडी और एनी इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ गवर्नड हो, है ना। सेल्फ गवर्नड का मतलब जो अपने आप से अपने मैनेजमेंट के साथ काम करती हो। एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, बनाई गई है, एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैं आपको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप इसे एक बार डिटेल में समझ लीजिए। क्या? या तो बाय या अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई है ऐसी कोई भी सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। या सबसे पहले तो सबसे बड़ा कौन है हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया। बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे बड़ा कौन हो गया? पार्लियामेंट। यानी हमारे देश की पार्लियामेंट ने अगर किसी भी बॉडी, इन तीन चीज़ों को हमेशा कवर करके चलेंगे, एनी अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर पार्लियामेंट के द्वारा जिससे इस्टेब्लिश किया गया हो, बनाया गया हो। ठीक है, अच्छा इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब यहाँ सेम है, क्योंकि और लगा हुआ है। नाउ जब हम पार्लियामेंट से बाहर निकलेंगे तो उससे बड़ी जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन, उससे बड़ी जो है वो है कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। यानी आपकी जो स्टेट की पार्लियामेंट या स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे जो होता है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हम सेंट्रल लेवल से धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़े? स्टेट लेवल की तरफ। अगर इसके अदर देन भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूशंस को हमने क्या मान लिया? पब्लिक अथॉरिटी। तो एनी नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है ना, इसका मतलब ये तो है, होता है कि इसके अलावा, यानी सेंट्रल स्टेट के अलावा भी अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसे भी हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में शामिल करेंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा या तो नोटिफिकेशन इशू करके बनाई गई हो या एक ऑर्डर पास करके बनाई गई हो। क्या? या तो सेल्फ इंस्टीट्यूशन, बॉडी और एनी अथॉरिटी। ठीक है, तो किस किस ने बनाई हो? या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, पार्लियामेंट में हो, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू हो, या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा क्या लिखा है? ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पहली चीज क्या बोल रहा है? जरूरी नहीं है पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करे, बट सब्सटेंशियली, ठीक है, कंट्रोल्ड और फाइनेंस, या तो कंट्रोलिंग पावर हो या फाइनेंस करने वाली कौन हो? गवर्नमेंट। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंटल ही हो, यानी आप क्या मान के चलते हो? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है। एनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि या तो फाइनेंस की जा रही है या कंट्रोल की जा रही है, या फंड वहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है, चाहे वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से ही क्यों ना आ रहा हो, उसे भी हम क्या मान लेंगे? पब्लिक अथॉरिटी। तो ये जो डेफिनेशन है ना,
डेफिनेशन बहुत वाइड है। अब बात ये आती है कि क्या सच में इस वाइड डेफिनेशन के थ्रू हम बहुत सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाकर इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ केस लॉज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे एक केस हुआ जिसमें कि अभी आपको याद होगा जब ये कोरोना मार्च में ये इश्यूज़ हुए थे कि क्या नाम है, पीएम केयर फंड बनाया गया था, जिसमें कि जो लोग भी डोनेशंस देना चाहते हैं वो लोग इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इशू ये नहीं था। उसके बाद इशू ये आया कि पब्लिक में से कुछ लोगों ने इस चीज़ को अपोज किया, या ये कहिए कि उन्होंने सवाल किया कि ये जो पैसा पीएम केयर फंड में जा रहा है, ये पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ है, हमें ये जानना है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों ने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई और ये जानने की कोशिश की कि इस पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है, हमें ये जानना है। तो यहाँ पे एक रीज़न दिया गया कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमसे सीख नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पीएम केयर फंड इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। अब सवाल ये आता है कि ये पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि देखिए, बनाने के लिए हमने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मदद ली। इसे कंट्रोल कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। तो सारे रीजंस किसकी सपोर्ट में जाते कि ये पब्लिक अथॉरिटी। लेकिन फिर भी इसे मना कर दिया गया, है ना। इवन ऐसा नहीं कि पीएम केयर फंड को ही, इसके अलावा हमारे पास जो ऑलरेडी स्टैब्लिश फंड थे, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, उसे भी इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। इसके अलावा एक जो और इशू आया वो ये आया था पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर। हम अक्सर न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्हें आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज जून 2013 में एक कोर्ट के ऑर्डर में ये बात पहले भी बोली जा चुकी है कि आरटीआई एक्ट ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंक्लूड करके चलता है। ये बात अलग है कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस वक्त से अभी तक कोई ऐसा अपोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने आरटीआई को अप्लाई करने के लिए कोई स्टेप्स भी नहीं लिए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि बीच बीच में न्यूज़ आती रहती है कि पॉलिटिकल पार्टी से पूछा क्यों नहीं जाता कि उन्होंने इलेक्शन पे कितना खर्चा किया, वो पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने स्टेप नहीं किया। तो किसी ने 2019 में एक PIL लगाया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें आना चाहिए। तो बात ये आई कि वो ऑलरेडी है बट वो स्टेप्स नहीं ले रही है, ठीक है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें एक्चुअली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा हाँ आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं और हमारे पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रही है हमें नहीं पता, राइट। तो अच्छा, एक और चीज़ आती है वो ये कि मिनिस्टर्स जो होते हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, इनको लेकर एक जजमेंट आया था कि भाई मिनिस्टर्स जो पोजीशन है ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी उन्हें आप आरटीआई से सवाल नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं जो काफ़ी बार आ चुके हैं कि भाई ये चीज़ एप्लीकेबल है आरटीआई के साथ या नहीं है, ठीक है। तो पीएम केयर फंड को लेकर, नेशनल इनको लेकर तो एक बार को आ चुका है, और कुछ जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं आरटीआई की वो अभी भी पेंडिंग हैं, उनका डिसीजंस नहीं आए हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ये कह दिया था दिस इज़ नॉट पब्लिक अथॉरिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? तो आप जब आरटीआई की एप्लीकेशन लगाते हैं और इन्फॉर्मेशन की डिमांड करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या है, आरटीआई एक्ट में भी डिजिटलाइजेशन की वजह से काफ़ी चेंजेस आए, और जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह जो आप मांगना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने बीच में एक ऑर्डर इशू किया था कि क्यों ना हम उन्हें सबको इलेक्ट्रॉनिक वे में रखें, ताकि अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो ईजिली ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी, और साथ ही साथ अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो हमें उसे इन्फॉर्मेशन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी, राइट। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जिस भी पब्लिक अथॉरिटी के पास आप जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, उस पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो प्रेस रिलीज़ हो, ब्रोशर्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो, वो सब किसकी डेफिनेशन में आते हैं? इन्फॉर्मेशन। आप उनसे कुछ भी सीख कर सकते हैं, नोटिसेस, प्रेस रिलीज़, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि तो
एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक आम इंसान ये सोचता है कि यार आरटीआई में मुझे भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन मैं इसके लिए एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम पहले की बात करें, थोड़ा सा पहले की, तो उसमें क्या होता था, आप एक एप्लीकेशन लगाते थे प्रॉपर, उस पब्लिक अथॉरिटी में एक ऑफिसर बैठता था, उसके पास जाते थे, वहाँ जाके उसको एप्लीकेशन देते थे और वो फॉरवर्ड होती थी और आगे जाके रिप्लाई मिलता था। पर अब ये काम ऑनलाइन भी हो गया है ना। तो ऑनलाइन हो गया है तो आपके लिए काम आसान है, आप सिंपल सी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आरटीआई के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। उस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन वगैरह फिल कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नेसेसरी हैं वो आपको अटैच करने पड़ेंगे, लाइक आईडीज़ वगैरह थोड़ा बहुत। एंड अब बात आती है फ़ीस वगैरह की। तो फ़ीस बहुत नॉमिनल है, क्योंकि आरटीआई में जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि आप पूछ सकते हो कि आपसे ज़्यादा फ़ीस क्यों चार्ज की जा रही है ना। और दूसरा, अगर आप थोड़ा सा बीपीएल वगैरह उसमें लगाओगे सर्टिफिकेट, तो आपको हो सकता है वो फ़ीस का कंसेशन मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप मैनुअल मोड में भी जाना चाहते हैं तो प्लेन पेपर पे आप, अच्छा इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है वो है लैंग्वेज की। तो बेसिकली लैंग्वेज को लेकर काफ़ी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं, ये कह के कि ये इंग्लिश में नहीं है या फिर ये इस लैंग्वेज में नहीं है, हम नहीं समझ सकते क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो आरटीआई एक्ट है वो ये कहता है कि लैंग्वेज रीजनल भी हो सकती है और नेशनल लेवल पे जो चलती है जैसे इंग्लिश वगैरह वो भी हो सकती है। तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है एज़ पर आरटीआई एक्ट, है ना। पर फिर भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो रिजेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू द लैंग्वेज। और इसमें वो रीज़न जनरली ये देते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, पर ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए, वो ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट वाली बात, लैंग्वेज वाली बात। अब बात आती है रीज़न। क्या आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? आप कुछ भी जानना चाहते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जानना चाहते हैं कि क्या नाम है, किसी भी जैसे बीच में एक केस हुआ था कि भाई कुछ लोगों ने पीआई वगैरह आरटीआई एप्लीकेशन लगाया और ये जानने की कोशिश की थी कि भाई पीएम के पास जो डिग्री है, प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट के पास, तो वो एक्चुअली उन्होंने ली है या नहीं है, यानी वो वैलिड है या नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाया था। तो बात यह है कि जब आप इसी तरह के कुछ भी एप्लीकेशंस लगाते हैं तो क्या आपको रीज़न बताना ज़रूरी है कि आप क्यों लगा रहे हैं, आपको क्यों चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। तो आरटीआई एक्ट ये कहता है कि आपको रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाई यू सीक द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन एक मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया, जिसमें कि उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन जो सीकर था, जो भी इन्फॉर्मेशन लेने आया था, उसको ये रीज़न, उससे रीज़न मांगा गया कि आप एप्लीकेशन क्यों लगा रहे हो, आपको क्यों ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो उस केस की वजह से अब हम क्या होता है, जितने भी केसेस होते जाते हैं ना, हम उनको बेस बनाते जाते हैं आगे के लिए, है ना। तो अब क्या हुआ, सिर्फ उस एक जजमेंट की वजह से अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हमसे रीज़न मांगा जा सकता है। तो आरटीआई एक्ट ये कहता है कि रीज़न नहीं मांगा जा सकता जब तक कि मांगने वाले के पास एप्रोप्रिएट सिचुएशन ना हो, या फिर जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनका भी यूज़ तभी किया जा सकता है जब हमें सामने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा सस्पिशियस हो, है ना, यानी कौन हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अदरवाइज तो कॉन्फिडेंशियल मैटर रहना चाहिए, है ना। तो रीज़न देना ज़रूरी नहीं है एज़ पर आरटीआई एक्ट, बट ड्यू टू द जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हमें क्या देना पड़ सकता है, मतलब उनके हिसाब से रीज़न देना चाहिए, ठीक है। अब इस केस को कितनी जगह फॉलो किया जाएगा ये बात की बात है। नेक्स्ट अब आती है कि आप आरटीआई फाइल करोगे तो आपको कितने टाइम तक वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज टाइम लिमिट, ठीक है। इन नॉर्मल सिचुएशंस इट्स 30 डेज, ठीक है। बट अगर आप जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन देने वाली अथॉरिटी को, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यानी उन्हें भी इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इन दैट केस 10 डेज एक्स्ट्रा, यानी कि 40 डेज का टाइम लगेगा, ठीक है। पर अगर ये एप्लीकेशन मैक्स टू मैक्स गई असिस्टेंट के थ्रू तो वो 45 डेज जा सकती है, ठीक है। पर 48 आवर्स का ड्यूरेशन है
इन केस आपकी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ एनी पर्सन, मतलब लिबर्टी और लाइफ से रिलेटेड है, तो यानी बहुत अर्जेंसी इमरजेंसी वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें 48 आवर्स के अंदर सॉल्व किया जाना चाहिए, ये लिमिट है। अब इसमें एक केस हुआ था जिसमें कि जजमेंट दिया गया कि अगर कोई एप्लीकेशन लगाई गई और वो बहुत लंबे समय तक पेंडिंग है, मतलब यहाँ तो कितने दिन लिखे हैं, 30 डेज़, 40 डेज़, 45 डेज़। अब बात ये आती है कि क्या इसे 2 साल तक का लंबा ड्यूरेशन मिल सकता है। तो जनरली क्या होता है, हम अब इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे जाती है, किसके थ्रू कहाँ तक पहुँचती है। तो जनरली हर अथॉरिटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितनी जल्दी हो सके आरटीआई एप्लीकेशन को फिनिश करे, या तो रिजेक्ट होगी या अप्रूव्ड होगी, ठीक है। पर क्या ये आपके राइट्स का हनन नहीं है, आपके अधिकारों का हनन नहीं है कि आपने एप्लीकेशन लगाई थी और आपको 2 साल बाद जवाब मिल रहा है ना। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस अथॉरिटी की, कि उसने अपना काम टाइम पे नहीं किया, है ना। नाउ अब यहाँ पे जब रिजेक्शन, देखो अप्रूव हो गई तो कोई इशू ही नहीं है, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप भी खुश। लेकिन बात आती है कि क्या रिजेक्शन हो सकता है, यानी आपने जो एप्लीकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगी थी क्या उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन है जो थोड़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन बात यह है कि उसे कोर्ट ने ये कहा है कि ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकली होता क्या है कि अक्सर ये रीज़न बताया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं दैट इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अभी अपन एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे, है ना। तो आपसे ये कहा जाता है वो फाइल मिस हो गई है, या वो फाइल मिल नहीं रही है, या वो फाइल ट्रेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक जजमेंट आपके काम आ सकता है, ठीक है। 2018 में यहाँ एक जजमेंट आया था शहजाद और CIC करके, ठीक है। तो मिसिंग फाइल इज़ नॉट अ रीज़न। क्यों? क्योंकि अगर मिसिंग है इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं रखी, तो ये पब्लिक अथॉरिटी की इररिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है। तो इट मीन्स आपने उसे मेंटेन तो किया था पर उसका ध्यान नहीं रखा, तो ढूंढो और निकालो और इन्फॉर्मेशन दो। तो मिसिंग फाइल वाले जो रीजंस थे ना, अब उन्हें बहुत सीरियसली लिया जाने लगा है, और अब वो रीज़न थोड़ा कम चलता है, जबकि इसका पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था कि हर रिजेक्शन पे लिख देते थे फाइल इज़ मिसिंग और फाइल इज़ नॉट ट्रेसेबल। दूसरा, उसके लिए मैं आपको एग्जम्पशंस की तरफ ले जाऊंगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस को लेकर अक्सर ये कहा जाता है, और बहुत सारे केसेस हुए हैं जो ये कहते हैं कि एग्जम्पशंस का मतलब क्या, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एग्जम्पशन के क्राइटेरिया में आती है। क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, तो अब इसमें आपके प्रैक्टिकल केस लॉज आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आरटीआई के थ्रू नहीं मांग सकते। अगर इन एग्जम्पशंस वाली किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाओगे तो वो रिजेक्ट होने वाली है। पहला, द इंफॉर्मेशन इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि आप जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उससे देश का, लोगों का, पब्लिकली या तो उनकी सेफ्टी पे फ़र्क पड़ेगा या देश की सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं एक्सप्लेन की जा सकती आपको, ठीक है। ये तो एक बात हुई, ठीक है, कि आप ऐसा कुछ नहीं मांग सकते। दूसरा है फॉरबिडन बाय लॉ। अब यहाँ फॉरबिडन बाय कोर्ट भी हो सकता है, ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ यानी किसी कोर्ट ने उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से मना कर दिया है, ठीक है, किसी जजमेंट के थ्रू, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, तो किसी जजमेंट के थ्रू, जैसे PM केयर फंड और ऐसे। तीसरा, ट्रेड सीक्रेट्स, IPR एंड ट्रेड सीक्रेट्स, IPR और थर्ड पार्टी से रिलेटेड
कोई भी इंफॉर्मेशन। अब ये तीनों चीज़ें क्या बोलती है, जो जैसे गवर्नमेंट वगैरह, गवर्नमेंट आपने बीच में सुना होगा, जैसे जो डील हुई थी अपनी, है ना, गवर्नमेंट बहुत सारी डील्स वगैरह करती है, तो अक्सर ये बोला जाता है कि हमें ये जानना है कि गवर्नमेंट ने वो डील क्यों की, किस लिए की, उसमें कितना खर्चा आया, ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट वहाँ पे रीज़न दे सकती है कि नहीं, चूँकि ये हमारे सीक्रेट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, हम आपके साथ ये शेयर नहीं करेंगे, है ना, तो वो आ जाती है एग्जम्प्टेड इन्फॉर्मेशन में। दूसरा आता है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चूँकि अगर आप किसी IPR का मतलब जो भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स वाली चीज़ें हैं, आप उनके लिए इन्फॉर्मेशन सीख नहीं कर सकते। क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो चूँकि ये भी एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ये भी आपको एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी। अगर आपके फ़ायदे में किसी का नुकसान हो तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी, इसीलिए थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को जनरली एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंडेंजर द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, है ना, और फिजिकल सेफ्टी पे असर पड़ेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, ओवरऑल पब्लिक के लिए सही नहीं है उस इंफॉर्मेशन का आपकी तरफ पहुंचना। यानी आपको वो इंफॉर्मेशन अगर हमने दी तो इससे पब्लिक का नुकसान होगा, किसी पर्सन का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो सकता है, यानी वो ओवरऑल हमारी सोसाइटी के लिए शेयर करना सही नहीं है। नेक्स्ट, अगेंस्ट प्राइवेसी। अब हम सभी जानते हैं कि प्राइवेसी एक ऐसा मैटर है जिसमें जनरली हम लोगों को वैसे भी किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस हुआ था जिसमें ये कहा गया कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अभी लेटेस्ट भी वैसे एक केस आया, पर पहले हम ये वाला केस देख लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया जाता है ये RTI के अंदर नहीं आता, यानी आप किसी के इनकम टैक्स रिटर्न्स को इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अंडर प्राइवेसी। यानी वो किस में आ चुका है, एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो आप ये भी डिमांड नहीं कर सकते। अच्छा, बीच में मैंने आपको केस बताया था कि वो PM के पास कौन सी डिग्री है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी डिग्री है, उसके बारे में एक RTI लगाया गया था। वो एप्लीकेशन इतने पुराने टाइम से लगी हुई है और अभी तक वो पेंडिंग है। रीज़न ये है क्योंकि उसमें यही मैटर आ रहा है कि ये प्राइवेसी को लेकर मैटर हो जाएगा, ठीक है, तो आप नहीं जान सकते ये वाला मैटर। इसके अलावा जो प्राइवेसी से रिलेटेड आप किसी की इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया था जिसमें ये बोला गया कि क्या हस्बैंड की जितनी इनकम है वो एक वाइफ को बताई जा सकती है क्या। मतलब ये केस अभी आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे ये जजमेंट दिया गया कि यस, हस्बैंड सैलरी कैन बी शेयर्ड विद वाइफ, ठीक है। तो ये वो इंफॉर्मेशन हैं जो जनरली, अच्छा इसके अलावा एक और पार्ट है जिसमें मैं आपको केस लॉ बताऊंगी, दैट इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसका एक केस लॉ लेते हैं अपन। RBI के साथ एक केस हुआ था, RBI से रिलेटेड ये केस है, जिसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन मांगी कि RBI हमेशा ये कहता है, या बैंकिंग जो कंपनीज़ हैं वो अक्सर ये शिकायत करती हैं कि NPA बहुत ज़्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो किसी ने एप्लीकेशन फाइल की और ये जानना चाहा कि आप हमारे साथ शेयर करो ना कि ये NPA की जो लिस्ट है, यानी कौन कौन से ऐसे डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका NPA बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये एप्लीकेशन फाइल की गई, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, सामने वाले ने अपील कर दी, यानी जो एप्लीकेशन लगाया था जिस व्यक्ति ने, उसने अपील कर दी। अपील जब पहुंची तो उस जो टॉप ऑफिसर है, हम अभी पूरी उसकी सीरीज़ पूरा उसका हायरार्की पढ़ेंगे कि कौन कौन ऑफिसर्स हैं। तो जो टॉप ऑफिसर्स थे, फाइनली जब उनके पास ये एप्लीकेशन पहुंची, अपील पहुंची, तो उन्होंने RBI से कहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, शेयर कर दो। तो RBI ने एक रीज़न दिया, बोला कि
मेरा बैंक्स के साथ एक फिड्यूशियरी रिलेशन है। फिड्यूशियरी रिलेशन यानी विश्वास वाला, कि वो जो इन्फॉर्मेशन, वो जो रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर करते हैं, दैट इज़ इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता और मैं सारी रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो जजमेंट था वो अभी पेंडिंग है, लेकिन इस बीच एक और केस हुआ और उसमें ये कहा गया कि माना कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो सकता है, पर ये कम्प्लीटली फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं होगा, क्योंकि आपने बैंक के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। आपने सारे बैंक्स के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है कि हम आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ये सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी बहुत सारे मैटर्स हैं जो शायद लोगों के सामने ना आए, तो आप अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पे एक बात और कही गई कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पब्लिक अथॉरिटी ये कहकर इन्फॉर्मेशन देने से मना करती है कि ये इन्फॉर्मेशन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में शेयर नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज़ द एग्जम्प्टेड इन्फॉर्मेशन। तो उस केस में एटलीस्ट आप पहले तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है। दूसरा, अगर आप उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन, यानी अगर वो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मांग रहा है जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं है, तो आपको शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक अथॉरिटी हो, है ना? तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आपको भी नुकसान नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप सीक करते हैं, तो इसके लिए अथॉरिटीज़ क्या है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे जो अमेंडमेंट 2019 में आया उसके लिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जब RTI एक्ट 2005 था, तो RTI एक्ट तो आगे इससे पहले कि हम आगे अपील वाला प्रोविज़न और ये IR की पढ़े, इससे पहले हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, शॉर्ट में थोड़ा सा, है ना? तो हमने क्या पढ़ा कि RTI क्यों आया? क्यों? क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट था। राइट टू स्पीक से पहले आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ अपन ने क्या पढ़ी कि ये कब इनैक्टमेंट हुआ, तो 15 जून 2005, ठीक है? और इन्फोर्स कब से हुआ? 12 अक्टूबर 2005। ऑब्जेक्टिव क्या था? हम पब्लिक अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे, उनके काम में वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे, ठीक है? तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक अथॉरिटी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी थी? पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन। पब्लिक अथॉरिटी में हमने कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो हमने पहले पढ़ा पार्लियामेंट, सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन, देन आता है पार्लियामेंट, फिर आता है स्टेट लेजिस्लेचर, फिर आपकी आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और लास्ट में एनी अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि या तो फाइनेंस है या कंट्रोल्ड है बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन का मतलब एनी काइंड ऑफ नोटिस, प्रेस रिलीज, ब्राउचर या एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि आप एक्सेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ CDs और एनीथिंग। नाउ नेक्स्ट वन हमने क्या पढ़ा था कि अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक, आप मैनुअली एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिस भी अथॉरिटी से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ एक ऑफिसर होता है, उसके पास आप जा सकते हो। ये अभी अपन डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक वे में, तो आप इसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन एक वेबसाइट है, ये भी अपन ने बताया था। रीजंस, मैंने आपको केस लॉ बताए थे, रीज़न देना ज़रूरी नहीं है एज़ पर RTI एक्ट, पर मैंने आपको मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन बताया, ठीक है, जिसमें कहा गया कि रीज़न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टाइम लिमिट, ये अभी अपन दोबारा डिस्कस करेंगे। 30 डेज़, 40 डेज़ और 48 आवर्स वाला प्रोविज़न। रिजेक्शन के ग्राउंड्स अपन ने पढ़े कि रिजेक्शन हो सकती है, या तो अप्रूव होगा या रिजेक्शन होगी, तो रिजेक्शन के केस लॉज पढ़े कि क्या क्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एग्जम्प्टेड इन्फॉर्मेशन, जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं मांग सकते हो, तो जो देश की सुरक्षा या लॉ की तरफ से फॉरबिडन हो, ट्रेड सीक्रेट्स, IPR, प्राइवेसीज को इन्वर्ज करते हो, किसी की फिजिकल सेफ्टी या लाइफ को एंडेंजर करते हो या अगेंस्ट द प्राइवेसी हो, ठीक है, या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, ये सारी चीज़ें अपन ने एग्जम्प्टेड इन्फॉर्मेशन में पढ़ी। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ने वाले हैं
वो है कि हम जब इसके लिए इसे हम 2019 में जो अमेंडमेंट आया था उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, हमारे दो इंफॉर्मेशन कमीशन है, एक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एक है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यानी एक सेंट्रल लेवल पर है और एक स्टेट लेवल पे काम करता है, ठीक है। अब जब ये कमीशंस बनाए गए तो हर स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा गया था कि आरटीआई को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने चाहिए। हर स्टेट को अपने लिए एक वेबसाइट, अपने लिए अलग से स्ट्रॉन्ग एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। ये बात अलग है कि अभी तक सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा नहीं किया। सारी मतलब एक्चुअली 2-3 ही स्टेट्स हैं जिन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है, अदरवाइज नहीं किया गया है। बट हमारे पास है ये कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अभी वर्क कैसे करता है, तो देखिए, अगर मैं अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करूं या उससे पहले का भी आपको बता देती हूँ। जनरली क्या होता था, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक हायर अथॉरिटी होती थी। ये एक पूरी तरीके से डिपार्टमेंट है, ये भी एक डिपार्टमेंट है। तो जनरली इसमें जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे वो आपके प्रेसिडेंट के थ्रू, यहाँ गवर्नर कंट्रोल करते थे। पर अभी जो अमेंडमेंट आया है वो ये कहता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इनकी ड्यूरेशन, इनकी सैलरीज, अलाउंसेस, ये सब के सब अब कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा इशू था जब इस अमेंडमेंट को लाया गया 2019 में। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा लगा कि इससे आरटीआई एक्ट की जो इंडिपेंडेंसी है, जो उसका मोटिव है, वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। आरटीआई एक्ट का जो पर्पस है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे थे। इन्हें किसी की तरफ से फोर्स नहीं होता था, या फिर इनके डिसीजन को कोई चेंज नहीं कर सकता, मैनिपुलेशन नहीं हो सकती थी। पर चूंकि अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए इनके अलाउंसेस, इनकी सैलरी, इनका ड्यूरेशन, इनके अपॉइंटमेंट्स, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि इसका मतलब आरटीआई एक्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये बात अलग है कि बीच में काफ़ी सारे नेताओं ने बयान, मतलब कुछ लोग इसके अपोजिशन में थे, कुछ लोग इसके फेवर में थे। तो ये एनी हाउ अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है ना। मतलब कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और उसकी वजह से ये एक्ट आ गया। पर अभी भी इस पर क्रिटिसिज्म इशू है, ठीक है। तो ये था 2019 का अमेंडमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक एप्लीकेंट जब जाता है तो ये दोनों जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हायर हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, ये किस तरीके से चलती हैं या किस तरीके से काम करती हैं। तो अपन तो बात करते हैं एप्लीकेंट से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो ए व्यक्ति, उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो मैनुअल तरीके से एप्लीकेशन लगाए या फिर ऑनलाइन जाए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मैनुअल की। तो सबसे सरल तरीका क्या है कि जिस पब्लिक अथॉरिटी से, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके वो वहाँ का जो पीआईओ है, पीआईओ का मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो वहाँ अपॉइंटेड है, उससे एप्लीकेशन ले। उस फॉर्म में जो भी डिटेल्स वो मांग रहा है, नाम, एड्रेस और सारी चीज़ें, और क्या नाम है, इसके अलावा फ़ीस वगैरह जो मैंने आपको बताई थी कि रीज़नेबल सी फ़ीस होती है, और अगर आप बीपीएल वगैरह इसमें क्लेम करते हैं तो फ़ीस माफ़ हो सकती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद वो पीआईओ को एप्लीकेशन देगा। अब पीआईओ की क्या ड्यूटी है कि वो 30 डेज उसके पास नॉर्मल टाइम है, ठीक है, और 40 डेज अगर उसे इन्फॉर्मेशन किससे लेनी हो, थर्ड पार्टी से। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसमें 5 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। कब?
जब आपने पीआईओ की जगह यहाँ पे असिस्टेंट पीआईओ को एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका अगर एप्लीकेशन किसके थ्रू जा रही है, असिस्टेंट पीआईओ के थ्रू, तो 5 डेज एक्स्ट्रा मान के चलो। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ इन एक्सेप्शनल सिचुएशन मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगा। अब ये जो ड्यूरेशन है जो फिक्स किया गया है, तो इसमें पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको क्या करे, रिप्लाई करे। अब रिप्लाई दो फॉर्म में होगा, या तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, या आपको आपकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी यानी अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो जनरली जब रिजेक्ट किया जाता है तो उसमें रीज़न बताया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिजेक्शन, ठीक है। अप्रूव किया जाएगा तो आपको उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आप जैसे भी चाहे लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ अगर आप उसकी सर्टिफाइड या ट्रू कॉपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके प्रिंटिंग चार्जेस या जो भी थोड़े बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रिजेक्शन या अप्रूवल, अब अप्रूवल हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका काम हो गया, आपका पर्पस सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अगर रिजेक्शन हुआ तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है या नहीं है? देखो हम धीरे से वहीं पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अब अगर रिजेक्शन हुआ तो आपके पास दूसरा जो तरीका है दैट इज अपील। आप अपील करेंगे, ठीक है। अब अपील करने के लिए जो जनरली क्या होता है कि जैसे आपकी ये 45 डेज वाला या 30 डेज या 40 डेज वाला ड्यूरेशन फिनिश होता है, आप उसके बाद आपके पास आ जाएगा रीज़न, रिजेक्शन या अप्रूवल। जैसे ही आपके पास आता है आपको नेक्स्ट स्टेप लेनी है अगर अपील करनी है तो। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जब मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल केस है वो ये है कि जब बहुत सारी आरटीआई वगैरह रिजेक्ट होने लगती हैं तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट होते हैं वो लोग आपकी आरटीआई फाइल करने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है ना, मैक्सिमम आरटीआई एप्लीकेशंस इसलिए रिजेक्ट होती हैं क्योंकि या तो उन्हें तरीके से फाइल नहीं किया गया होता या फिर उनमें कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने नहीं दी और उसकी वजह से वो पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपील करेंगे। अपील के लिए क्या है, हमारे पास कमिश्नर्स हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे ऊपर हायर अथॉरिटी तक जाएंगे, ठीक है। आप कमिश्नर्स के पास जा सकते हैं, ठीक है। कमिश्नर्स के पास आप अपील करेंगे। अब अपील का डिसीजन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट चूँकि उनके ऊपर भी एक टाइम लिमिट का क्राइटेरिया अप्लाई होता है, इसीलिए वो भी जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 साल वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो एक्चुअली ये केस हुआ था कि कमिश्नर ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और उसकी वजह से पेंडिंग एप्लीकेशन 2 ईयर्स से अबव चली गई थी, ठीक है। तो उस केस में उन्हें कहा गया था कि कमिश्नर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना काम, पेंडिंग जो काम है वो ख़त्म करें। तो कमिश्नर के, अगर मान लीजिए इन केस कमिश्नर ने भी रिजेक्ट कर दी आपकी बात को, है ना, तो आप जा सकते हैं चीफ कमिश्नर के पास, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो कमिश्नर्स हैं या चीफ कमिश्नर्स हैं, तो ये एक आपको इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। आप, ऐसा नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन पीआईओ ने रिजेक्ट की तो आप सीधे चीफ के पास पहुंच गए, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर अथॉरिटी है, उसके थ्रू ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे क्या ऑनलाइन में ये वाली जो चीज़ है, तो अपन ने मैनुअल पढ़ी, ठीक है, पर क्या ऑनलाइन वाली चीज़ में भी ऐसा ही होता है? तो ऑनलाइन के केस में आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, तो वो पीआईओ या वो जो आपको फिजिकली जाके ये काम करना पड़ रहा था, वो सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम काम ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे, जिसमें कि आपको एक्चुअली फिजिकली विजिट करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें, ये सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इनका रोल क्या है इन दोनों का? अगर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात की जाए तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बिलोंग करता है ना। और अगर मैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये नेशनल लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। तो जब भी कोई मैटर ऐसा होता है जो नेशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है या स्टेट से बाहर की अथॉरिटीज़ हैं, तो वो सारे मैटर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन के पास, कमीशन के पास जाते हैं। चूँकि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में सबसे हायर अथॉरिटी कौन सी? चीफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे कौन है? कमीशन ऑफिसर। फिर आपके इनके अंडर कौन आ जाते हैं? पीआईओ। ये हो गई सेंट्रल वाली बात। स्टेट के साथ क्या होता है?
यहाँ पे अपन ने जहाँ PIO पढ़ा था यहाँ पे S लग जाएगा, यानी अगर आप स्टेट के थ्रू जा रहे हैं, स्टेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो किसके पास जाएगी, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू, है ना। यहाँ कौन था, PIO, यहाँ कौन है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। और अगर इसके बाद आप अपील करना चाहते हैं तो इनके कमिश्नर्स, और उसके बाद ये जो सबसे हायर अथॉरिटी होगी वो स्टेट के केस में, वो कौन सी होगी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो अपील और ये सारे प्रोविजंस हैं, इसमें भी हर किसी के लिए अपनी अपनी टाइम लिमिट है, उन्हें उस टाइम लिमिट के अंदर ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे अब ये जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट हो रहा है अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लिए, वो इसलिए क्योंकि ये जितना भी काम पहले होता था वो इसकी निगरानी में होता था, और स्टेट की बात करें तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की निगरानी में होता था। पर चूंकि इन दोनों का अपॉइंटमेंट, इन दोनों की ड्यूरेशन, इनकी सैलरीज, अलाउंसेस, ये सारी चीज़ अब किसके कंट्रोल में आ गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसका मतलब अब पार्टीज जैसे चाहें वैसे इस चीज़ को एक तरीके से इंडिपेंडेंसी जो थी RTA एक्ट की, वो थोड़ी सी खतरे में है, या थोड़ा सा उसको हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो इंडिपेंडेंट थी वो अब किसी के कंट्रोल में आ चुकी है, ठीक है। तो आज हमने RTA एक्ट के कुछ क्रक्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस किए, जो भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ, और रिलेटेड केस लॉज के साथ, ठीक है। इसके बाद हम आगे इस तरीके के और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे उन्हें लेकर आते रहेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप इस तरीके के किसी भी मैटर को लेकर या कोई भी अदर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो इसके लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।